क्या कोई भी मोहल्ला सरकार की एक नोटिफिकेशन से अशांत क्षेत्र बन सकता है? और अगर बन गया तो वहां घर खरीदना, बेचना, किराए पर देना सब कुछ सरकार की मंजूरी से होगा? सवाल बड़ा है और असर उससे भी बड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 की, जिसे बीजेपी सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि यह बिल सांप्रदायिक तनाव रोकने और जनसंख्या असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या यह सच में शांति बनाए रखने का कानून है या फिर यह एक ऐसा टूल बन सकता है जिससे किसी खास समुदाय, खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जाए। तो आइए समझते हैं कि इस बिल के प्रावधान क्या हैं, इसके संभावित खतरे क्या हैं और इसके पीछे की नीयत पर क्या सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर बिल कहता क्या है। बिल के मुताबिक सरकार किसी भी इलाके को डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। आधार क्या होगा वो भी बताते हैं। अगर वहां अनुचित जमावड़ा यानी कि क्लस्टरिंग हो रहा हो तो यह लागू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि यह क्लस्टरिंग क्या है। बिल के अनुसार अगर किसी एक समुदाय के लोग किसी इलाके में बड़ी संख्या में बस रहे हों और इससे जनसंख्या संतुलन बिगड़ने की आशंका हो या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता हो तो सरकार उस इलाके को अशांत घोषित कर सकती है। एक बार इलाका डिस्टर्ब घोषित हो गया तो वहां मकान, दुकान या जमीन खरीदने बेचने के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी होगी। बिना अनुमति लेन देन किया गया तो 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना या संपत्ति की 10% वैल्यू तक दंड लगाया जा सकता है और यह अपराध गैर जमानती होगा। अब जरा ठहर करके सोचिए, जनसंख्या संतुलन बिगड़ने की आशंका आखिर तय कैसे होगी? कौन तय करेगा कि कौन सा जमावड़ा अनुचित है और कौन सा सामान्य है? क्या यह पूरी तरह प्रशासन की सब्जेक्टिव समझ पर नहीं छोड़ दिया गया है? अगर किसी इलाके में मुसलमानों की संख्या बढ़े तो क्या उसे क्लस्टरिंग मान लिया जाएगा? और अगर किसी मुस्लिम परिवार ने हिंदू बहुल इलाके में घर खरीद लिया तो क्या कहा जाएगा कि संतुलन बिगड़ रहा है? यही वह डर है जो इस बिल को लेकर के सामने आ रहा है। अब इस पर बताते हैं कि सरकार का क्या तर्क है। सरकार का तर्क है कि कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव के कारण हिंदू परिवारों को औने पौने दामों पर घर बेचना पड़ा। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कुछ जगहों पर एक खास समुदाय की बढ़ती आबादी से संतुलन बिगड़ रहा है। जयपुर के पास कल्याणी, मालपुरा और मोहल्ला सादात जैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर दबाव में प्रॉपर्टी बिक रही है तो उसे रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है। लेकिन सवाल अब यह भी उठता है कि क्या आईपीसी, सीआरपीसी और प्रॉपर्टी से जुड़े मौजूदा कानून पहले से मौजूद नहीं है? अगर जबरन बिक्री हो रही है तो पुलिस केस दर्ज कर सकती है। अब यहीं पर आता है एक और अहम पहलू। आपको बता दें कि यह बिल पुराने मामलों पर भी लागू हो सकता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन को अमान्य घोषित कर दिया गया तो 6 महीने के भीतर पैसा लौटाना होगा, यानी सालों पहले खरीदा गया घर भी सवालों के घेरे में आ सकता है। क्या इससे कानूनी अनिश्चितता पैदा नहीं होगी? क्या प्रॉपर्टी बाजार में डर का माहौल नहीं बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इससे मुसलमानों की संपत्ति खरीदने की आज़ादी सीमित नहीं हो जाएगी? अगर इतिहास पर आप नजर डालें तो पंजाब में 1983 में ऐसा कानून आया था और गुजरात में 1991 से यह लागू है। राजस्थान का प्रस्तावित बिल भी काफी हद तक गुजरात मॉडल पर आधारित बताया जा रहा है। हालांकि 2016 में केंद्र ने कहा था कि पंजाब अब अशांत क्षेत्र नहीं है और स्थिति सामान्य हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजस्थान की स्थिति वाकई 80 के दशक वाले पंजाब जैसी है या फिर यह कानून डर की राजनीति के तहत लाया जा रहा है? विपक्ष का भी रुख इस पर साफ है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि वे सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी। उनका आरोप है कि बीजेपी गुजरात मॉडल को लागू करना चाहती है और डर का माहौल बना रही है। यहाँ राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति से परे एक संवैधानिक सवाल भी खड़ा होता है कि संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को देश में कहीं भी बसने और संपत्ति खरीदने का अधिकार देता है। अगर राज्य यह कहे कि आप यहाँ घर नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके समुदाय की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या यह समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं होगा? अब जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर कल आपका इलाका डिस्टर्ब घोषित हो जाए तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से बेच पाएंगे? क्या खरीदार डर महसूस नहीं करेगा? क्या बैंक लोन देने से हिचकेगा? अगर कोई जांच एजेंसी यह तय करे कि मंशा गलत थी तो क्या जेल का खतरा नहीं होगा? अब ऐसे में सबसे बड़ा खतरा दुरुपयोग का भी है। आपको बता दें कि भारत में कई सख्त कानून बने हैं। दहेज कानून, यूएपीए, एनएसए, जिनका सही इस्तेमाल भी हुआ है और दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं। अगर यह बिल प्रशासन के हाथ में एक नया हथियार बन गया तो क्या यह चयनात्मक तरीके से लागू नहीं हो सकता?
क्या जनसंख्या संतुलन के नाम पर इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्योंकि राजनीतिक भाषणों में यह शब्द किन संदर्भों में इस्तेमाल होता है यह हम सब जानते हैं। अगर वाकई जबरन बिक्री हो रही है तो मौजूदा कानूनों को मजबूत किया जा सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं और अगर गवाहों को सुरक्षा दी जा सकती है। लेकिन पूरे इलाके को अशांत घोषित कर देना और हर प्रॉपर्टी डील को सरकारी मंजूरी से जोड़ देना, क्या यह एक संतुलित और अनुपातिक कदम है? आखिर में यह बिल दो नजरिए से देखा जा सकता है। सरकार कहेगी कि वह शांति और संतुलन के लिए कानून ला रही है, वहीं आलोचक कहेंगे कि यह एक ऐसा टूल है जो भविष्य में किसी खास समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से सीमित कर सकता है। सच क्या है, यह कानून लागू होने और उसके इस्तेमाल से ही अब साफ हो पाएगा। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, क्या यह सुरक्षा का कानून है या शक का? क्या यह शांति लाएगा या अविश्वास बढ़ाएगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।